नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्विक स्मार्ट अकेडमी में स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति जिसका वर्णन संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 तक मिलता है। अनुच्छेद 52 से 62 तक वर्णन मिलता है। हम अनुच्छेद तो देखेंगे ही, साथ साथ इनकी जो थ्योरी है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इन सब के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो पहली बात तो याद रखेंगे, अनुच्छेद किसमें किया गया? अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन किया गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। तो जब भी कभी प्रश्न में पूछेगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो हमेशा याद रखेंगे कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अब कार्यपालिका का क्या होता है? जो संसद जो होती है, जो लोकसभा और राज्यसभा होती है, कानून बनाने का काम करती है। कानून निर्माण करने का काम कौन करती है? संसद। जबकि उसका पालन या लागू करवाने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका। तो याद रखेंगे, कार्यपालिका जो होता है क्या है? तो कानून पालन या लागू करवाती है। तो अब कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होते हैं? तो कार्यपालिका में बोले तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायाधीश शामिल थे। अब इनका जो प्रमुख होगा, इनका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। तो अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? कि जनता इसमें सीधे भाग नहीं लेती। हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे विधानसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, इनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसलिए याद रखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब निर्वाचन मंडल में देखेंगे, निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं और कौन शामिल नहीं होते हैं। पहले तो अध्ययन करेंगे कौन शामिल है, और दूसरा क्या करेंगे, कौन शामिल नहीं होते हैं। देखते हैं निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल में शामिल सदस्य और शामिल नहीं सदस्य, इन दोनों के बारे में देखेंगे। शामिल कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं। जब हम संसद पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखे थे? एक होता है लोकसभा, दूसरा क्या होता है? राज्यसभा। एक लोकसभा और दूसरा क्या था? राज्यसभा। तो लोकसभा में जो देखे, तो वर्तमान में जो देखे तो 543 सदस्य हैं। 543 सदस्य हैं, और जो 543 सदस्य हैं वो पूरे के पूरे क्या है? लोकसभा निर्वाचित सदस्य हैं। तो ये निर्वाचित सदस्य जो होंगे, लोकसभा में भी क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे, वो तो भाग लेंगे ही लेंगे। जब राज्यसभा देखे तो राज्यसभा में देखे तो वर्तमान में सदस्य, राज्यसभा में जो है 245 सदस्य हैं। वर्तमान में कुल कितने हैं? 245, जिसमें से 233 सदस्य निर्वाचित है, जबकि 12 सदस्य मनोनीत है। 233 क्या है? निर्वाचित। तो जो 233 निर्वाचित सदस्य हैं, ये तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, किंतु जो 12 सदस्य जिसका मनोनीत राष्ट्रपति ने किया है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो हमेशा याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, जबकि राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। इस संसद की तरफ से विधानमंडल होता है। विधानमंडल की बात करूं तो विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? एक तो होता है विधानसभा, विधानसभा, और दूसरा क्या होते हैं? विधान परिषद होते हैं। तो विधान परिषद, एक होता है विधानसभा, दूसरा क्या होंगे? विधान परिषद। तो विधानसभा जो होते हैं, अधिक लगभग सभी राज्यों में एक विधानसभा होंगे। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेंगे, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होते हैं। तो जो विधान परिषद होते हैं, उनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? विधान सभा के सदस्य भाग लेंगे, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। फिर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में देखें तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित हैं। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश में से 2 जो केंद्र शासित है, एक है दिल्ली, दूसरा क्या है? पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी में क्या है? विधानसभा है। तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो याद रखेंगे कौन कौन शामिल होते हैं। पहली बात तो दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दूसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और कौन कौन शामिल नहीं होगा? नहीं होने के बाद मनोनीत सदस्य, और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद के विधान परिषद के सदस्य, कौन कौन? विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की जो प्रथम योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मतलब न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य हो, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा है, कोई भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी भी प्रकार का सरकारी सेवा पर ना हो। अब राष्ट्रपति की शपथ देते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो शपथ है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यदि मान लीजिए उस समय सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित है, यदि
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तब उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वही क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो ऐसे कौन सा शपथ दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसकी अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे पद की शपथ लेनी पड़ते हैं। मतलब यदि कोई व्यक्ति है जो, या कोई व्यक्ति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यदि कार्य कर रहा है, तो उसे राष्ट्रपति का शपथ लेने पड़ते हैं। जितने दिन के लिए कार्य करेगा, उसके लिए क्या करेगा? वो राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की शपथ लेनी पड़ेगी। कार्यकाल देखते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहती है। मतलब जिस दिन वो पद धारण करते हैं उस दिन से लेकर वो कितने वर्ष तक रहेगा? 5 वर्ष तक होगा। किंतु उसके 5 वर्ष पहले भी, उसकी कार्यकाल समाप्त पहले से हो उसकी कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उसे पद से हटाया जा सकता है। तो पद से हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका प्रयोग किया गया है? महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 61 में मिलता है। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अब महाभियोग कब लगाया जा सकता है? किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। किसके आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। और जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है संसद में होती है, संसद में से मुख्य रूप से कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होगी? संसद में, लोकसभा और राज्यसभा से। और जो संसद की महाभियोग की जो प्रक्रिया है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी से भी शुरू की जा सकती है। यदि हम मान लेते हैं कि राज्यसभा से शुरू कर रहे हैं, तो जो पहला स्टेप क्या होगा? तो उस सदन का, जिस सदन से स्टार्ट किया जा रहा है, उस सदन के 1/4 सदस्य लिखित में नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद 14 दिन के बाद उस पर मतदान होगा। नोटिस दे दिया, इसके 14 दिन के बाद क्या होगा? मतदान होगा। यदि यह जो प्रस्ताव है उस सदन से 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, मतलब राज्यसभा से शुरू किए थे, राज्यसभा से यह 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तो इसके बाद यह लोकसभा के पास जाएगा। लोकसभा इस आरोपों की जांच करेगा। इसके बाद इस पर क्या होगा? मतदान होगा। लोकसभा में भी यह बहुमत, ये जो प्रस्ताव है 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। राज्यसभा से शुरू हुआ था, राज्यसभा के पास किसके पास गया? लोकसभा। तो लोकसभा से भी यह 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तो जिस डेट को ये पारित होगा लोकसभा से, जिस डेट को लोकसभा से पारित होगा, उस दिन से राष्ट्रपति को अपना पद से हटना पड़ता है। तो जिस डेट को पारित होगा उससे राष्ट्रपति को हटना पड़ता है। 5 कारण के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है। यदि मान लीजिए प्रथम ये 4 कारण है: त्यागपत्र, महाभियोग की प्रक्रिया से हटना, उसकी मृत्यु हो या निर्वाचन अवैध घोषित हो, तब के स्थिति में जिस दिन, मतलब इसकी जो पद की रिक्ति है, तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कब कब करेगा? त्यागपत्र देने पर, पद से हटाने पर, उसकी मृत्यु पर, निर्वाचन अवैध घोषित है, तब कौन करेगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन करेगा? उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है उस दिन, उस समय उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, तब के कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी अगर अनुपस्थित है तब कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यदि यह भी अनुपस्थित है तब कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब यदि मान लीजिए किसी कार्य, क्या बताया मैं पहले कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। मतलब उसकी तिथि धारण करने से लेके पूरे 5 वर्ष की होती है। जब मान लीजिए 5 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, एक राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 15 तारीख को समाप्त हो रहा है, तो ये 15 तारीख तक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। 15 तारीख तक नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी कारणवश जो नए राष्ट्रपति है उसके चुनाव में देरी हो रहा है, याद रखेंगे, जब किसी कारणवश जो नए राष्ट्रपति आए उनके चुनाव में क्या हो रहा हो? देरी हो। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण से देरी हो, तो नए राष्ट्रपति के चुनाव तक, जब तक नए राष्ट्रपति चुन कर नहीं आ जाता, तब तक राष्ट्रपति ही, जो पुराने राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया, वही राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। याद रखेंगे, यदि कार्यकाल समाप्त हो तो राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया, नए राष्ट्रपति के बनते तक क्या होगा? अपने पद धारण किएगा। लेकिन यदि मान लीजिए 4 कारण हो: त्यागपत्र, पद से हटाने पर, उसकी मृत्यु पर, निर्वाचन अवैध घोषित करने पर, इस स्थिति में कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति निम्नलिखित की नियुक्ति करता है। तो पहला क्या देंगे? उसकी नियुक्ति की शक्ति, किसी किसी नियुक्ति करता है। पहला, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, पूरे मंत्रिपरिषद, केंद्र के जितने भी मंत्री हैं उनका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीसरा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी,
यूपीएससी के सदस्य हम अध्यक्ष हम सदस्यों की जो नियुक्ति करता है कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दूसरा, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तीसरा, राज्यों के राज्यपाल का भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसका किसका नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, वित्त आयोग के सदस्य की, राज्यों के राज्यपाल की। अब याद रखें, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। जब हम संसद पढ़ रहे थे, उसमें बोला था कि संसद तीन से मिलकर बनता है। संसद के कितने अंग होते हैं? तीन। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वह कानून नहीं बनता। इसलिए बोलते हैं जो राष्ट्रपति की जो शक्ति कहा होता है, विधायक शक्ति भी होती है। और जब हस्ताक्षर करेगा तभी वो क्या बनेगा? कानून बनेगा। फिर कहते हैं राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। पहले भी मैं बताया था कि दोनों सदन मतलब कौन है? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के बीच किसी भी बिल को लेकर मतभेद उत्पन्न होता है तो उसकी संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अब हमें इसमें एक बार और बता दो कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। जबकि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। क्षमादान करने की शक्ति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। अब क्षमादान शक्ति क्या हो? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपराध किया हो, उसे सजा सुना दिया हो, तो उसकी सजा को कम करना, सजा को क्या करना? कम करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति है। यदि सजा मान लो उसको मृत्यु दंड दिया हो तो उसको क्या कर सकता है? कम करके आजीवन कारावास में बदल सकता है, या तो आजीवन कारावास है तो उसको कम कर सकता है। तो क्षमादान मतलब सजा को कम करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और इसे जो क्षमा करने, राष्ट्रपति यदि किसी को व्यक्ति को क्षमा कर देता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब तीन सेना कौन कौन है? वायुसेना, जल सेना और थल सेना। वायुसेना, जल सेना और थल सेना। इसके जो पहला जो प्रमुख होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। सीडीएस अभी आपने विपिन रावत का नाम सुने होंगे। तो इनके पहला तो प्रमुख कौन होगा? इससे ऊपर जो होते हैं इन दोनों के सेनापति के सर्वोच्च कौन होगा? सीडीएस। इसके ऊपर कौन होते हैं? रक्षा मंत्री होंगे। और इसके ऊपर कौन है? राष्ट्रपति। तो इन सब का जो सर्वोच्च सेनापति जो होगा, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, मतलब सेनाओं के जो तीनों का प्रमुख जो है, सर्वोच्च सेनापति जो होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। मतलब यदि राष्ट्रपति संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। यदि राज्यसभा और लोकसभा के सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो, तब की स्थिति में यदि किसी विशेष परिस्थिति आ जाए कि उस समय विधि बनाना आवश्यक हो जाता है, तब क्या करेगा? राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। कब करेगा? जब लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रहे हो। लोकसभा और राज्यसभा का यदि संसद सत्र नहीं चल रहे हैं, तब क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। लेकिन अध्यादेश को फिर लोकसभा और राज्यसभा से क्या करना पड़ता है? पारित कराना पड़ता है। तो उसी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिस पर कानून बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिस पर क्या कर सकते हैं? कानून बनाए जा सकते हैं। फिर आते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट में किसी विधि एवं तथ्य से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है? किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, किंतु उसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर किसी विधि या विषय पर क्या बोलता है? सलाह मांग सकता है। और इस सलाह को जो सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा उसे मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्यकारी नहीं है। चाहे तो मान सकता है और नहीं चाहे तो नहीं मान सकता है। आपातकाल की शक्तियां। राष्ट्रपति के पास आपातकाल की शक्तियां हैं। तो संविधान में तीन प्रकार की राष्ट्र आपातकाल की वर्णन किया गया है। पहला है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल की वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इन तीनों आपातकाल की घोषणा करने का शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसे समाप्त करने मतलब आपातकाल को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति आपातकाल लगाने के तीन आधार हो सकते हैं। पहला क्या हो? युद्ध हो, किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो, या कोई बाह्य आक्रमण हो, किसी बाह्य आक्रमण के कारण। तीसरा क्या हो? सशस्त्र विद्रोह, मतलब बहुत किसी राज्य या किसी स्थान पर एक सशस्त्र विद्रोह हो, तब की स्थिति में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाएगा? हमेशा याद रखेंगे, राष्ट्रपति लगाए। अब अभी तक देखे तो राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है? एक राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में, फिर लगा था 1971 में, और लगा था 1975 में। तो अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल भारत में तीन बार लगा। चाहे 1962 जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, 1971 भारत पाकिस्तान का समय युद्ध हुआ था, 1975 इंदिरा गांधी की सरकार लगाई थी जब सशस्त्र विद्रोह हुआ था। राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति जो है राज्य की जो शक्ति है अपने पास ले सकते हैं। वो क्या होता है? राज्यों की राष्ट्रपति शासन होती है। तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। वित्तीय आपातकाल,
वित्तीय आपातकाल बोले तो जब वित्तीय संकट आता है उस समय वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया। एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया। एक बार जब 1992 था, उत्तरी 1992 में वित्तीय संकट आया था, लेकिन उस समय भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। यदि आप सभी हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।